आज महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति के महामंथन से कुल मिलाकर निकले हैं 6 शब्द और इन 6 शब्दों ने सारी की सारी शंकाओं को समेटकर रख दिया है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष शिवसेना शिंदे के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने आज ये साफ कर दिया, मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर है। ये 6 शब्द कहने में एकनाथ शिंदे को कुल मिलाकर 4 दिन का समय लगा। 2 फोन कॉल्स लग गए और ये 2 फोन उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किए थे। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे ने आज बीजेपी की 132 सीटों के सामने कर दिया सरेंडर। उन्होंने साफ कहा कि महायुति में सीएम की कुर्सी को लेकर कोई विवाद नहीं और उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री ही बनने जा रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। अब आप सबसे पहले तो बीजेपी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स से राजनीति का वो रंग समझ सकते हैं जहां पर जो विरोध करता है उसे ही सबसे पहले सबसे बड़े समर्थक की तरह पेश कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में महायुति की रिकॉर्ड ब्रेकिंग विजय के बाद यह लग रहा था कि एकनाथ शिंदे ही वहां पर बीजेपी की सरकार बनने में स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, लेकिन आज आप देखिए उनके कहे हुए 6 शब्द आज उस क्लोरीन की तरह हैं जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में सवालों का जितना वेस्ट जमा हुआ था वो सब कुछ साफ हो चुका है। अब साफ नजर आता है कि सीएम तो बीजेपी से ही होगा और ये सब साफ करने वाले भी खुद एकनाथ शिंदे ही हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले हरियाणा में जीत के बाद अनिल विज ने ही नायब सैनी के नाम का ऐलान किया। दूसरी तरफ राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान भी वसुंधरा राजे ने ही किया था और यहां पर जिन लोगों ने ऐलान किया वो खुद सीएम पद की रेस में शामिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार रेड्डी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ है। विधायक दल की बैठक में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति, मैं अपनी तरफ से, मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से, आप सभी विधायकों की तरफ से श्री भजनलाल शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कब तक और अब आपको उन 3 बयानों के बारे में बताते हैं जिससे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का सियासी सॉफ्टवेयर अंदर से ही हैंग कर गया था। पहला स्टेटमेंट देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में 23 नवंबर को बीजेपी के नेता प्रणित दरेकर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम महायुति का होगा, हालांकि जो बड़ी पार्टी है उसे ही ज्यादा मौका मिलेगा और बीजेपी बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस ही होंगे।
दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया कि लाडली बहन योजना उनके दिमाग की उपज थी, यानी कि उनका ब्रेन चाइल्ड था, जिसने लोकसभा चुनाव के बाद महायुति को फिर से मजबूत करने में मदद की। इसके साथ अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने मीडिया में बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और बारामती के लोगों ने अजित दादा का साथ दिया है। जनता जो चाहती है वही मैं चाहती हूं कि दादा सीएम बने। ये वो 3 बयान हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत के बावजूद सरकार बनाने में एक अंदरूनी संकट को खड़ा कर दिया था। लेकिन आज ये संकट भी खत्म हो चुका है और ये संकट खत्म होने की सबसे बड़ी वजह है बीजेपी की ताकत। बीजेपी आज महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल पार्टी के तौर पर उभरी हुई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और 89% 89% स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटें जीती। शिवसेना ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा और 72% स्ट्राइक रेट के साथ 57 सीटें जीती। एनसीपी ने 53 सीटों पर चुनाव लड़कर 77% स्ट्राइक रेट से 41 सीटें जीतकर अपनी पार्टी को मजबूत किया, अपने धड़े को मजबूत किया। मतलब यह कि सबसे ज्यादा सीटें और सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है और महायुति में बीजेपी को मिले इस बड़े मैंडेट के सबसे बड़े हीरो बने देवेंद्र फडणवीस। और अब एकनाथ शिंदे की सीएम पद को लेकर दावेदारी खत्म होना लगभग तय है और साथ ही यह भी तय है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। इसके पीछे की वजह क्या है, आधार क्या है, आपको वो भी समझा देते। बीजेपी के सबसे बड़े नेता और मराठी ब्राह्मण चेहरा हैं देवेंद्र फडणवीस। संघ की पसंद है, मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं। शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर अलायंस करने में देवेंद्र फडणवीस ने अहम भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव की हार के बाद पार्टी को मजबूत किया था। आगे की योजनाओं के लिए बीजेपी का सीएम होना जरूरी है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का नाम और उनका सीएम होना भी जरूरी है। अब आप यहां पर एक नेता के सॉलिड कैरेक्टर को भी दरअसल समझिए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी का बुरा प्रदर्शन रहा था। 9 सीटों पर सिमट गई थी यही पार्टी, लेकिन इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस ने कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, दूसरों पर ठीकरा नहीं फोड़ा, बल्कि इस हार को स्वयं स्वीकार किया। याद करिए 5 जून को देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं, मैं पार्टी का नेतृत्व कर रहा था और मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। जनता के बीच जाएंगे, नए सिरे से काम करेंगे। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी। तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। फडणवीस के इस बयान का भी विधानसभा चुनावों पर सार्थक असर पड़ा और लोगों ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देवा भाव का चुनाव माना और उन्हें वोट भी दिया। इस एक पॉलिटिकल एक्टिविटी से आप जीवन जीने का यह ज्ञान ले सकते हैं कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों से भी भागते नहीं और पूरी ईमानदारी के साथ डटकर उसका सामना करते हैं तो जीत मिलने पर विजयी चंदन आपके माथे पर ही लगेगा। बहरहाल महाराष्ट्र में अगर बीजेपी यानी कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाती है तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने अपनी मूल पार्टियों और विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ अलायंस किया, राज्य में सरकार भी चलाई और इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा भी
और स्ट्राइक रेट भी मजबूती के साथ डिलीवर किया। सरकार के मौजूदा तय फॉर्मूले के मुताबिक उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है, यानी कि महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मेशन फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ चेहरे बदलेंगे। महाराष्ट्र में पहले एकनाथ शिंदे सीएम हुआ करते थे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे डेप्यूटी सीएम। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजित पवार डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। इसके अलावा शिंदे और अजित गुट के विधायकों को अहम मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। अगर शिंदे डेप्यूटी सीएम पद नहीं लेते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से अजित पवार के साथ भी हो सकता है। बीजेपी यहां पर अपना सीएम तो बना सकती है, लेकिन अलायंस के लोगों को भी अहम पद देने होंगे, इंपॉर्टेंट फोलियोज देने होंगे। और बीजेपी फिलहाल एक तरफा सोचकर कोई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ कई और राज्यों में उसका अलायंस गड़बड़ हो सकता है, मैसेजिंग गलत जा सकती है और बीजेपी को अभी अलायंस मजबूत तौर पर आगे बढ़ाना है। अब यहां पर एक बात तो साफ हो चुकी है कि सीएम बीजेपी का ही होने वाला है। शिंदे और अजित पवार को कोई अहम रोल दिया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम ना बनाकर किसी नए चेहरे को सीएम बनाएगी, जैसा कि उसने गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया है। इसको आप दरअसल ऐसे समझिए, बीजेपी ने राजस्थान में भजनलाल शर्मा को, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। ये तीनों चेहरे नए और साथ ही अप्रत्याशित थे और बीजेपी ने ऐसा करते हुए क्षेत्रीय छत्रपों को साइडलाइन किया। ये एक तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को स्टेट पॉलिटिक्स से अलग कर दिया है। लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में ऐसा रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से अलग है। यहां पर नॉन प्रोमिनेंट और नए चेहरे को सीएम बनाने का रिस्क बीजेपी फिलहाल लेने की स्थिति में नहीं दिखती है। इंतजार औपचारिक ऐलान का बाकी है।